Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. Welcome you all, and I really hope that you all are in a good condition, very healthy and staying happy at your home. और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर वीडियोस। आज कुछ अलग हम बात करेंगे। जैसे मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि आजकल मैं डिफरेंट बुक्स की रीडिंग कर रही हूँ, और तो दीज आर द बुक्स जो मेरे पास हैं जिनको मैं पहले रीड कर चुकी हूँ, बट अभी थोड़ा सा ऐसा टाइम है जहाँ आपको रीडिंग का और टाइम मिल जाता है। घर पर होते हैं तो कई बार रीडिंग का टाइम मिल जाता है, तो उन्हीं बुक्स को वापस एक बार रीड कर रही थी। तो काफी सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट चैप्टर्स ऐसे आए जिसे मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। जब पहले रीड किया था तब चैनल नहीं था आपके साथ शेयर करने के लिए, बट लेकिन अब यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आप सभी के साथ अपना पढ़ा हुआ, अपना किया हुआ काम शेयर कर सकती हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम बोलते हैं दैट होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट नॉट द डिजीज, इस लाइन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, और मैंने कौन सी बुक रीड की जिसमें से ये चैप्टर है, और आज मैं उसी का रेफरेंस मेरे एक लिए हुए केस, एक पेशेंट के केस के साथ आपको बताने वाली हूँ, सो दैट आप इजीली समझ जाएं, उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और अच्छा सा एक इंटरेस्टिंग वीडियो क्रिएट हो जाए। व्हाट एल्स, एंड दिस इज ऑल। आई रियली रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, इस वीडियो को पसंद कीजिएगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नोन्स के साथ जो होम्योपैथी पढ़ते हैं या उन्हें होम्योपैथी पसंद है। सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर देम एज वेल। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। मैं ये बुक पहले रीड कर चुकी हूँ और इस बुक का नाम है कोपिका's क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑफ 70 years in homeopathy बाय डॉक्टर एसपी कोपिकर। इट इज अ वंडरफुल बुक, इतनी अच्छी किताब है, आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि जैसे आप कुछ पढ़ाई वाला पढ़ रहे हैं। दिस इज द बुक एंड दिस इज सच अ वंडरफुल बुक। काफी पुरानी है मेरे पास ये बुक, एंड ये बुक जब मैंने पहले रीड की थी तब ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड एवरी टाइम आई रीड दिस बुक मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है और हर बार कुछ नया मुझे सीखने मिलता है। इसमें ही एक चैप्टर है जिसमें है डॉक्टर व्हाट आर यू गोइंग टू ट्रीट। दिस इज अ चैप्टर एंड दिस इज सच अ ग्रेट एंड इंटरेस्टिंग थिंग कि टाइटल ऐसा है, डॉक्टर व्हाट आर यू गोइंग टू ट्रीट फॉर। आप क्या ट्रीट करने वाले हैं डॉक्टर, ये पेशेंट डॉक्टर से पूछ रहा है। सो व्हाट वाज एक्चुअली द स्टोरी एंड द केस कि एक बूढ़ी महिला है जो काफी रिच है, ग्रैंड फैमिली से है, बहुत लैविश लाइफ लीड करती है, बहुत अच्छी अमीर है। उनके घर में एक बच्चा है जिसको फीवर और कोल्ड और ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम्स आए, तो उन्होंने सिर्फ एक सिंगल डॉक्टर नहीं बुलाया फॉर द ट्रीटमेंट, उन्होंने पैनल ऑफ डॉक्टर्स बुलाया और उन्होंने एक क्वेश्चन उनसे पूछा कि डॉक्टर व्हाट इज द कंप्लेंट, की क्या परेशानी है बच्चे को और आप इस बच्चे को किस चीज के लिए इलाज देंगे। तो उन ओल्ड लेडी ने जब ये क्वेश्चन पूछा तो सभी डॉक्टर का अलग अलग आंसर था, तो सब डॉक्टर ने अलग अलग आंसर किया, पर एक ओल्ड डॉक्टर थे वहां पर, एक बुजुर्ग और काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, जिनके अलावा उन्होंने किसी को भी अलाउ नहीं किया ट्रीटमेंट के लिए, सभी को बाहर कमरे के जाने के लिए बोल दिया और सिर्फ उन्हीं डॉक्टर को अलाउ किया कि आप इस बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने क्या आंसर किया था, उन्होंने आंसर किया था कि क्यों, ऑफकोर्स मीजल्स का ट्रीटमेंट करेंगे, तो उनको अलाउ किया ट्रीटमेंट करने के लिए। जो स्टोरी है इससे हमें क्या सीखने मिला, हमें ये सीखने मिला पहली चीज कि डायग्नोसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, हम कहीं भी पीछे नहीं रह सकते हैं। ओनली बिकॉज आप डायग्नोसिस का नाम सुनकर ट्रीटमेंट नहीं करते तो इसका मतलब ये कहीं भी नहीं हो जाता है कि आपको डायग्नोसिस पता नहीं होना चाहिए, आपको डायग्नोसिस पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हमें डायग्नोसिस पता चलती है तो उससे हमें क्या मदद मिलती है। डायग्नोसिस जब हमारे पास होता है तो हमें हेल्प होता है मैनेजमेंट में, हमें हेल्प होता है केस एनालिसिस में, हमें हेल्प होता है कि हमारी नॉलेज बढ़ती है और हम कहीं भी किसी और सिस्टम ऑफ साइंस से पीछे नहीं रह जाते हैं। हमें ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आना चाहिए, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है उससे कभी भी ये सवाल जैसे इन लेडी ने पूछा और उन्हीं को अलाउ किया, बाकी सबके डिफरेंट रिप्लाईज पे उन्होंने अलाउ ही नहीं किया ट्रीटमेंट करने के लिए। तो यू शुड नो द डायग्नोसिस, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है मैनेजमेंट में। अब इसी चैप्टर में डॉक्टर कोपिकर कह रहे हैं कि हमारा एक ऑफिशियल स्लोगन है होम्योपैथी का कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज।
इसका मतलब हम ये निकाल लेते हैं कि हम पेशेंट को ठीक करें, डिजीज को तो ठीक ही नहीं करें, तो डिजीज के बारे में जानने की क्या जरूरत है, या डिजीज के सिम्टम्स हमें याद होने की क्या जरूरत है, या फिर डिजीज को डायग्नोस करना कहाँ तक जरूरी है, हमें क्यों आना चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन क्या है। धीरे धीरे ना इस लाइन को पढ़ के हम इसके मायने चेंज कर दिए गए और लीनियंसी कहीं ना कहीं आ गई प्रोफेशन में, जो नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज का एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन वो हमें यहाँ बताते हैं कि इसका मतलब है इस लाइन का, डू नॉट ट्रीट द इंडिविजुअल सिम्टम। आप इंडिविजुअल सिम्टम को ट्रीट नहीं कीजिए, आप किसको, आप डिजीज को उसके नाम से ट्रीट नहीं कीजिए। आप उसको क्या ट्रीट करेंगे, आपके लिए टोटल केस लेना, पूरा कंसिडर करना, एक पूरा केस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप किसी इंडिविजुअल सिम्टम को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप किसी डिजीज को उसके नाम से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, पर आप सारे सिम्टम्स का एक टोटल केस पूरा कंसिडर करते हैं। और इसीलिए डायग्नोसिस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, वो हमारी एबिलिटी शो करता है कि हम क्या ट्रीट करने वाले हैं, तो हमारी एबिलिटीज इनहैंस होती हैं। इसलिए दूसरी चीज मैनेजमेंट हमें आ जाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको अपना भी एक केस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जहां पर मैंने देखा था कि जो पहले होम्योपैथ उस पेशेंट को ठीक कर रहे थे या उनको मेडिसिन दे रहे थे, उन्होंने ये जरूरत नहीं समझी कि उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनके टेस्ट कराने चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल भी कि वो होम्योपैथ का तरीका गलत था या वो मेडिसिन गलत दे रहे होंगे, या उन्होंने सिर्फ ये नहीं निकाला, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, डायग्नोसिस नहीं किया, तो उसका मतलब वो उनका प्रैक्टिस गलत है या कुछ। आई डोंट वांट टू से एंड आई डोंट वांट टू ब्लेम हिम फॉर एनीथिंग, ही वाज प्रैक्टिसिंग द वे ही यूज्ड टू प्रैक्टिस। लेकिन समय के साथ हमें बहुत सारी चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये बुक काफी पुरानी है, इवन एट दैट टाइम जब उन्होंने महत्व हमें समझाया है डायग्नोसिस का, तो फिर आज इतने अपडेटेड और इतने टेक्नोलॉजी वाले टाइम में हम इस पॉइंट को कैसे भूल सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने लास्ट ईयर लाइन लिखा था दैट एवरी होम्योपैथ प्रिस्क्राइब बाय सिम्टम्स, बट बिकॉज ही थिंक्स ऑफ अ पेशेंट एज अ होल ऑल द टाइम, हमेशा हर समय वो पेशेंट को एज अ होल पूरा देखता है, फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम मेंटली, फिजिकली, एनवायरमेंटली, हर चीज वो अच्छे से देखता है, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं कहलाता। हम उसे नहीं कह सकते कि वो सिम्टम्स के बेसिस पर ट्रीटमेंट हो रहा है। जब हम पूरी टोटालिटी को कंसिडर करते हैं तो हम एक डिजीज तक पहुंच जाते हैं और डायग्नोसिस हमें क्लियर हो जाता है, तो हम इसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं कहेंगे। और ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है दैट व्हाट वी आर ट्रीटिंग। ऐसा ही मेरा एक केस है जिसमें प्रीवियस जो होम्योपैथ थे उनके पास पेशेंट, अ लेडी 35 ईयर्स, फीमेल, 35 साल उम्र उनकी, वो मेरे पास आई थी कंप्लेनिंग ऑफ पेन इन ऑल द जॉइंट्स, सारे जॉइंट्स में, छोटे बड़े सब जॉइंट्स में पेन है, सबसे ज्यादा दोनों घुटनों में है और सर्वाइकल रीजन में है, सर्वाइकल स्पाइन में बहुत ज्यादा दर्द है। कब से है? 1.5-2 साल हो गया लगभग। 6-7 साल से किसी और होम्योपैथ से भी वो ट्रीटमेंट ले रहे थे एंड उनके पास ट्रीटमेंट चल रहा था, बट उनको रिलीफ भी था। आई विल नॉट से कि रिलीफ नहीं था, उनको रिलीफ भी था, लेकिन जो वो डॉक्टर है वो लॉकडाउन और ये सब पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से अनअवेलेबल थे और उस हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा था टाइम। तो वो मेरे पास आए, जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने ये सारे प्रॉब्लम्स बताए और जब मैंने थोड़ा और केस अच्छे से लिया तो पता चला उनको चिकनगुनिया हुआ था। उसके बाद से उनको ये जॉइंट्स में जो पेन है वो रहने लगा। अब जो घुटने का दर्द है वो उसके बाद से हुआ, लेकिन जो सर्वाइकल पेन है कहीं ना कहीं पता चला कि वो पहले भी था, लेकिन चिकनगुनिया के बाद और बढ़ गया। मैंने उनसे पूछा कि आपके कोई टेस्ट हुए, कोई डायग्नोसिस, मतलब कोई टेस्ट हुआ क्या, आपके पास कोई रिपोर्ट है, उन डॉक्टर ने कोई टेस्ट कराया? तो शी सेड नहीं, स्ट्रेट नो टू मी कि ऐसा कोई टेस्ट नहीं हुआ मेरा, सिर्फ दवा चल रही थी 6-7 महीने से और मुझे रिलीफ आ जाता है, पर दवा छोड़ती हूँ तो फिर से वापस हो जाता है। नाउ अब मेरे को ये केस फ्रेश तरीके से शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास कोई पुराना प्रेस्क्रिप्शन भी नहीं था जिसके बेसिस पर मैं वो पेशेंट को देख सकूं। तो बिल्कुल फ्रेश केस की तरह जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने उन्हें एडवाइस किया अ सिंपल टेस्ट, सीरम कैल्शियम एडवाइस किया, एक्सरे एडवाइस किया, 35 की एज है, कैल्शियम विटामिन डी टेस्ट होना जरूरी है, एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन का और दोनों घुटनों का कराया एंड शी सिंपली गो फॉर इट। जब वो करा के लेकर आए तो पता चला कि नी जॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनमें कोई ऑस्टियो आर्थराइटिस, कोई ऑस्टियोपोरोटिक कोई चेंजेस नहीं है एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। उनका जब एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन था दैट वाज शोइंग एन एबनॉर्मल स्टडी, जहां C5 C6 में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस था। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एज वी मस्ट नो कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, वेयर एंड टेयर होने लगता है सर्वाइकल स्पाइन का,
डिस्क जो है वो श्रिंक होने लगती है। इसका कारण कई बार डिस्क बाहर की तरफ भी निकल आती है, कई बार सिर्फ वेयर एंड टेयर होता है जब हमारे मूवमेंट्स अच्छे नहीं होते लंबे समय तक। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट द लेडी वॉज ओनली 35 ईयर्स, स्टिल शी वॉज हैविंग दिस प्रॉब्लम। तो अब ये क्या चीज क्लियर हो जाती है पहली इस डायग्नोसिस से कि उनमें जो एज रिलेटेड चेंजेस है वो अभी से स्टार्ट हो गए हैं एट द एज ऑफ 35। पहली चीज ये समझ आ जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस केस को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा अगर हमारे पास डायग्नोसिस होगा। अब शी टोल्ड मी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो उन्होंने पहले बताया रफली कि इधर इधर दर्द होता है, पर जब मुझे ये डायग्नोसिस सामने आया तो मैंने इंक्वायर शुरू किया करना, तो उन्होंने बताया कि ऐसे दर्द मेरा ऊपर की तरफ भी जाता है, कंधों में भी जाता है, मेरे को हाथों में सुनपन भी रहता है, कभी कभी झंझनाहट भी रहती है। फिर कुछ एक्सरसाइजेस आप रेकमेंड करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस आप, अब इसके बेसिस पर दवा चेंज नहीं हो जाएगी कि मैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के लिए कोई दवा ढूंढने लूंगी मैं सारे सिम्टम्स, मेंटल्स, फिजिकल, पर्टिकुलर सब पूछूंगी। दवा अगर रस्टॉक्स है तो रस्टॉक्स रहेगी, ब्राइनिया है तो ब्राइनिया रहेगी, कैल्मिया है तो कैल्मिया रहेगी, जो भी ड्रग है वो वही रहेगी। लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस डायग्नोसिस पता करने से पहली चीज मेरी एबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरी चीज, मेरे को डायग्नोसिस पता चलता है तो मैं फ्यूचर में मैनेजमेंट अच्छे से कर पाऊंगी। मैं पेशेंट को बोलूंगी कि उनकी जो एज रिलेटेड चेंजेस है वो हो रहे हैं, तो आपको अपने सपोर्टिंग मसल्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, आपको क्या क्या गर्दन का मूवमेंट कैसे कैसे करना है, आप क्या ज्यादा देर तक अलाउ नहीं कर सकते अपने नेक और स्पाइन को, क्योंकि अभी सिर्फ उनको प्रॉब्लम जो है नेक पर है, पर फ्यूचर ईयर्स में अगर ये एज रिलेटेड चेंजेस अभी नहीं रुके तो वो घुटनों में भी दिखने लगेंगे, वो और किसी जॉइंट में भी दिखने लगेंगे। तो उसके साथ साथ आप और क्या करेंगे वो उसमें बहुत मदद हो जाती है। एंड इफ somebody ask you that doctor what you are treating for, then you can say that we are treating the patient for cervical spondylosis as well as bilateral arthritic knee arthritis, bilateral knee arthritis. So this is all. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी बुक में से एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीड किया मैंने चैप्टर, जिसमें कई पेशेंट्स को ये रहता है ध्यान में कि हमें परफ्यूम नहीं लगाना है, हमें महक वाली चीज नहीं खानी, हमें प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, हींग नहीं खाना, ऐसा खुशबूदार चीज नहीं खाना व्हेन वी आर टेकिंग होम्योपैथी। इस वाले स्टेटमेंट को नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं क्लियर करूंगी आप सभी के साथ कि मैं क्या करती हूँ पर्सनली, मैं पेशेंट को क्या क्या परहेज बताती हूँ अलॉन्ग विद होम्योपैथिक मेडिसिन, एंड अगर मैं परहेज नहीं बताती हूँ तो क्यों नहीं बताती हूँ, और इसी से रिलेटेड डॉक्टर कोपेकर ने अपनी बुक में क्या एड ऑन किया है हमारे रिसर्च से, तो उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट टिल येट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वेयर द मास्क, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहे, घर पर रहे, और इसी तरह होम्योपैथी से जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। आई एम गोना पोस्ट a lot of videos for you guys these days. So I'm signing off. We shall meet in the next video. Thank you so much. Bye bye.